नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। अक्टूबर के महीने में जो करंट अफेयर्स आए, यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम से खासकर 3 महीना पहला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा-सा कम 6 महीना है। एटलीस्ट 6 से 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का करंट अफेयर्स आप यहाँ पर करके जाइएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो इसीलिए मैं आपको अक्टूबर का करंट अफेयर्स यहाँ पे दे रहा हूँ। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम 10 क्वेश्चन से आगे का पढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन पेरोक्साइड ऑन व्हिच मून ऑफ प्लूटो। तो वैज्ञानिकों ने हाल में प्लूटो को किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है। अब प्लूटो जो है एक शुद्ध ग्रह है, डॉर्फ प्लैनेट है आपका, और उसका चंद्रमा यानी कि उसकी सैटेलाइट है, वो उसमें जो है चेरोन नाम का एक उसका मून है, जहाँ पर साइंटिस्टों ने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस के कणों को डिटेक्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एक्सप्लेनेशन वाइज, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा। कुछ जो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से पूछे जा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो उसको सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर देकर खत्म कर देंगे, इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। हाल ही में भारत का समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अब क्वेश्चन देखिए कैसा है, एक तो या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन, तो अगर इस सिंपल पूछता है तो आंसर आएगा इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर ये डीकार्बोनाइजेशन जो है वो कॉन्फ्रेंस का चल रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसको जो है देख रहे हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तो समझिएगा, डीकार्बोनाइजेशन का सम्मेलन, इसका मतलब क्या है कि समुद्र में समुद्र में जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डालते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उस प्रोसेस को हमें स्लो डाउन करना है और कोशिश करना है कि या तो बिल्कुल ही खत्म कर दे, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने एक टारगेट अपने लिए रखा हुआ है, सेट किया हुआ है कि वो नेट न्यूट्रल कार्बन हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये देखिए समझिए, यहाँ पर इसको समझिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये कह रहा है, भारत कह रहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप कुछ भी पेट्रोलियम जला रहे हो, गैस जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा निकलेगा। यहाँ पर सब कहने का मतलब क्या है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डालेंगे, यानी कि हम जितनी भी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम कुछ ऐसे मेथड अपनाएंगे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंक भी हो जाए। यानी जितना हम रिलीज करेंगे, जितना नुकसान करेंगे हमारी दूसरी एक्टिविटी से, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, या हम उतना कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। अब सोखने का कई प्रोसेस है, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाएं, प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ठीक है, और दूसरे मेथड्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके उसको हम जमीन में दफन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया कह रहा है कि हम 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा इस बात को। ठीक है? और इसको लेकर इंडिया बहुत सीरियस है, और इंडिया ने कहा है कि चूंकि हमें 2070 तक ये अचीव करना है, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने माइंडसेट में, अपनी प्लानिंग में सब कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम ये चीज़ों को अचीव कर सकें। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रोजगार संबंधित सवाल आपको आ जाते हैं। क्या बोला, नई स्कीम लॉन्च की गई है, नई स्कीम है, क्या लॉन्च की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि यूथ की नौकरी की संभावना को बढ़ा देगा, कि वो जॉब ज्यादा वो अच्छे तरीके से कर पाए, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा। इस योजना का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो होंगी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी इनकी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये युवा आएंगे,
कई बार हमने देखा है कि लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या अच्छे आईएम्स में पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एकेडमिक्स एकेडमिक्स और मार्केट का जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है और मार्केट को जो ज़रूरत है, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस गैप को कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। या तो हम अपने एकेडमिक्स को सुधार करें, हम अपने कोर्सेज़ को अपडेट करते चलें, जिससे कि जो मार्केट में जो डिमांड हो रही है, जिस स्किल की डिमांड हो रही है, वैसा स्किलफुल पर्सन हम बना सकें, ठीक है? वो तो करना ही करना ज़रूरी है, इसलिए लगातार अपडेशन ज़रूरी है अपने सिलेबस का, कोर्सेज़ का, खासकर टेक्निकल कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फॉर टाइम बीइंग तब तक एक काम कर सकते हैं कि आप जो है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको आप इंटर्नशिप दो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर, जहां पर वो इंटर्नशिप कर पाए, कुछ 2 4 6 महीने ट्रेनिंग कर सकें, कुछ सीखें, अपनी स्किल को एनहेंस करें और देन वो फिर जॉब पाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसमें लगभग 4,500 करोड़ 4,500 रुपए भी मंथली मिलेंगे स्टाइपेंड के रूप में, ठीक है? जो जिसमें कि 500 रुपया जो है वो कंपनियां अपना डालेंगी, 4,500 रुपये जो है वो वो देगा, और 500 कंपनियां जो है CSR यानी कि सेंट्रल सेंटर जो आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंटर आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कहते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी बड़ी कंपनी है वो अपना समाज के प्रति दायित्व निभाने के लिए कुछ पैसा डोनेट कर सकती है। तो उसका एक माध्यम ये है, कंपनी भी जो है 500 रुपीज अपनी तरफ से पे करेगी। इसमें आपको पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। अच्छी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। उम्मीद करते हैं कि इसमें बढ़िया तरीके से चीज़ें डेवलप होकर निकल के आएँगी। और ये मेन स्किल भी आपको रहेगा, क्योंकि जॉब आपको लेकर हमारा बहुत सवाल लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। सॉरी। व्हिच ऑर्गनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म ओवर इंडिया फॉर इट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस माइनॉरिटी? हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा है? अब देखिए, ये बड़ा ना बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। होता क्या है, ह्यूमन राइट जो है ना, बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, और मिस सेंसिटिव भी है। मैं सेंसिटिव तो है, बट मिस हैंडल्ड है। होता क्या है कि जब कोई एक्टिविटी, यानी कि किसी के खिलाफ शोषण जो होता है किसी दूसरे देश में होता है, कुछ लोग अगर सरकार जो है अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, तो दूसरे देश को जब हम देखते हैं तो वो हमें लगता है कि यार ये तो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है? लेकिन जब हमारी सरकार करती है तो फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो जरूरी है, ये तो कहते हैं ना कि अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी खराब कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक बहस हमेशा रहती है कि भाई गलत कौन है, किसके नजर से देखे, क्या क्या रहेगा। अब माइनॉरिटीज को लेकर, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सॉरी, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी रिपोर्ट जमा की और बोला कि भैया भारत में माइनॉरिटीज पे बड़ा वो हो रहा है, ठीक है? अब इन्होंने जो भी अपने डेटा लिए होंगे, जैसे भी लिया होगा, जैसे भी किया होगा, जो भी तरीके होंगे, अभी इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने वाली बात यहाँ पे है कि भाई तुम अमेरिका में रहकर जो है कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। कुछ बातें सच भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा चलता है इसके अंदर, ठीक है? ये जो ये एजेंसीज होती हैं, ये जिन लोगों द्वारा फंडेड होती हैं, वो फिर अपना पर्पस वो सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि भाई किसी देश पे अगर दबाव बनाना है तो उसको ये ह्यूमन राइट जो रिपोर्ट्स है उसके माध्यम से आप उस पर बना सकते हो। तो काफ़ी चीज़ चलती है, काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। मैं आपको बहुत छोटा सा मैंने आपको बताया कि भाई ये यूएस की जो कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इस तरह की रिपोर्ट जारी की है, जिसने कहा है कि इंडिया जो है वो माइनॉरिटीज़ का उसके अंदर जो राइट्स का हनन हो रहा है, रिलीजियस राइट का हनन हो रहा है, जिसका क्रिटिसिज्म काफ़ी इंडिया ने किया है कि भाई आप गलत तरीके से इसको ले रहे हो उसको। चलिए। रिसेंटली 9 कैप्टिव ब्रीड, जो आपका पिग्मी हॉग्स हैं, आर रिलीज इन द विच नेशनल पार्क ऑफ द असम? 9 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉग्स अब रिलीज ऑन विच नेशनल पार्क ऑफ असम, ठीक है? ये जो पिग्मी होते हैं ना, ये पिग होते हैं, एक ये पिग ही होते हैं, ठीक है? और कैपिटिव ब्रीड, कैपिट इसका नाम होता है कैपिटिव ब्रीड पिग्मी हॉक्स, ठीक है? जो सुअर होते हैं, इसमें जंगली वाइल्ड सुअर टाइप के ही होते हैं,
और इनको जो है वो नेशनल पार्क में ऑफ असम में छोड़ा गया है। कौन सा नेशनल पार्क में? तो मानस नेशनल पार्क है, वहाँ पर इनको छोड़ा गया है, जिससे कि वो जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर सके। इनका और इनकी खासियत क्या होती है, ये जो पिग होते हैं, ये अपना जब घोंसला बनाते हैं, तो ये ना ये छत भी अपने डाल लेते हैं। इनको बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अपना घोंसला बनाएँगे तो उस घोंसले की छत भी होगी, तो इसमें ये खासियत होती है। जो क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में और जो इससे संबंधित है, एक तो सवाल यही आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कि भाई ये मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो भैया मानस नेशनल पार्क जो है, वो आपका जो है असम के अंदर है, ठीक है? काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपका असम के अंदर है, ठीक है? तो नामदेव जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है आपका। तो इस तरह से आपका है। और दूसरी बात है कि जो ये इसके अंदर एक जो मैं क्वेश्चन देख रहा था, जो ये पिग्मी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जो एनवायरनमेंट से संबंधित आएगा, कि जो पिग्मी हॉग्स हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं आईयूसीएन लिस्ट के अंदर। रेड डेटा बुक आती है आपकी? रेड डेटा बुक के अंदर जो है, जो भी स्पीसीज होते हैं वो किस स्थिति में है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नो कंसर्न, ठीक है? फिर अगर थोड़ा बहुत कम है थोड़ा, तो वनरेबल आ गया। ज़्यादा कम है थोड़े से, तो वो आ गया एंडेंजर्ड या कि संकटग्रस्त है। और ज़्यादा हैं तो आपका आ जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो हॉग है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी मैच द फॉलोइंग के सवाल बन जाते हैं कि कौन सा जानवर है और उसकी स्थिति क्या है आईयूसीएन पे। तो यहाँ पर अगर आता है, क्योंकि लेटेस्ट खबर है ये, तो पिग्मी हॉग जो है वो कि आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कल हमने जो पढ़ा था एलिफेंट में, तो एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है, यानी वो संकटग्रस्त है, और ये खतरनाक तरीके से संकटग्रस्त है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब खतरनाक तरीके से संकटग्रस्त है ये। Recently, the Prime Minister of India inaugurated बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट? हाल में ही भारत ने प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? महाराष्ट्र में। तो आपको पता ही है, बंजारा जो लोग होते हैं, उनकी विरासत होती है, उनकी अपना उनका कल्चर होता है, ठीक है? वो एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश उनको कहा जाता है, वो एक जगह पर रखते नहीं है। तो उनका उनके उनके कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए अ, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने महाराष्ट्र में किया है। न्यू स्पीसीज ऑफ पोटर वास्प। पोटर वास्प जो है ह्यूमेनिस सियांगेसिस, ह्यूमेनिस सियांगेसिस जो है एक पोटर वास्प है। वास्प है क्या है? ततैया। क्या बोलते हैं? ततैया होता है। वॉट डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? पोटर वास्प नाम की जो नई प्रजाति है, पोटर वास्प की जो है पिगमेंट सिएंसिस, वो किस पर्वत राज्य में खोजी गई है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नए प्रकार के ततैये को खोज की गई है, ठीक है? जिसके ततैये क्या है, बल लंबा सा एक हरा रंग का उसका शरीर होगा, और यहाँ पर इसके पंख होते हैं, ये पंख होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर कीट वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के में पोटर ततैया की एक नई प्रजाति खोज की है, जिसका नाम सिल्मेस सियंगेसिस है। यह उप परिवार यूमेनाई के अंतर्गत ह्यूमेनेसिस स्पीसीज का और मुख्य रूप से ओरिएंटल क्षेत्र पाया जाता है। ये अकेले ततैया अपने लार्वा के लिए छोटे बर्तन जैसे मिट्टी के घोंसले बनाता है। भारत में इस जेनेसिस की केवल एक अन्य प्रजाति की सूचना है, ठीक है? ठीक है। नेग्रो रिवर विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नेग्रो रिवर। एक रिवर है जो कि हाल फिलहाल में खबरों में रही है, नेग्रो रिवर। वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ की सहायक, किस नदी की सहायक नदी है? तो जो नेग्रो रिवर है वो आपकी अमेजोन नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब क्या होता है कि एक मेन नदी होती है, जैसे मतलब गंगा हो गया, यहाँ पर अमेजोन ले लेते हैं, साउथ अमेरिका में, उसमें जो आके मिलती है ये नदी ऐसे। तो नेग्रो जो है वो आपकी अमेजोन की सहायक नदी है। रिसेंटली ड्रॉप टू इट्स लोवेस्ट लेवल। अभी खबर में क्यों रही? क्योंकि ये अपना पानी का लेवल इसका 122 साल के अंदर सबसे नीचे गया है, ठीक है? अच्छा। और ठीक है। द चेचन चेंचू ट्राइब जो है प्रिलिमिनरी रिसाइड्स इन स्टेट? चेंचू ट्राइब। देखिए ट्राइब्स के ऊपर सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, तो ये देखिए ट्राइब्स के ऊपर ना दो तरह के सवाल आते हैं आपके, ये या तो नेशनल या तो इंटरनेशनल, ठीक है?
तो नेशनल के अंदर तो आपके जो अलग-अलग राज्यों के अंदर जो जो ट्राइब्स जो कर रहे हैं, आप उसको सवाल पूछ लेंगे। जो इंटरनेशनल है, उसमें आप अलग-अलग कंट्री में ट्राइब्स कौन-कौन से हैं, तो उस पे आपको सवाल बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि चेंचू ट्राइब की बात कर रहा है, तो ये नाम शुरू हो रहा है कि ये चेंजिस ट्राइब जो हैं, वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। तो ट्राइब्स जो हैं अभी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। 2 ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मोरी है, MAOR मोरी ट्राइब, जो कि न्यूज़ीलैंड में है, ठीक है? और एक है सामी, जो कि आपकी नॉर्वे में है, ठीक है? तो ये दोनों ट्राइब इंटरनेशनल हो गए, और अगर इंडिया की बात करें, चेंजिस ट्राइब जो है, वो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। Which organization has formulated a National Agriculture Code (NAC) नेशनल एग्रीकल्चर कोड किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार किया है? किस देखिए, संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स हैं वो किताब के अंदर वो मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? तो किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता NAC तैयार किया है? तो वो है आपका नाबार्ड, सॉरी, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS ने राष्ट्रीय कृषि संहिता को जो है वो तैयार किया है। कोड का मतलब होता है कि संहिता करना, कोडिफाई करना, यानी कि उसको रूल्स रेगुलेशन लिख देना। अच्छा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद।